सर्वप्रथम आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और बढ़ते हैं इसी शुभकामना के साथ क्लास की तरफ। आप सभी का OCIS PCS चैनल पर सभी का स्वागत है एंड ए वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो ये सेशन चल रही है वो है मॉडर्न हिस्ट्री की सेशन चल रही है। इसमें हमारी टॉपिक होगी पूर्ण स्वराज, यानी 1929 ईस्वी में इतिहास का जो यह टॉपिक है पूर्ण स्वराज, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों यह पूर्ण स्वराज लाया गया, क्या कॉन्सेप्ट था, इसके आगे से किस किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं या अब तक किस प्रकार के सवाल आ चुके हैं, उन सभी पहलुओं पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक की पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि में है नेहरू रिपोर्ट, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की जो क्लास चल रही है बिल्कुल एक क्रम से चल रही है, यानी ईयर वाइज, ताकि आप लोगों को भी तैयारी करने के दौरान या फिर इतिहास में बहुत मुश्किल होता है किसी भी ईयर को याद रखना, ईस्वी को याद रखना, उस सन को याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक क्रम में कर रहे हैं इसको। सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि क्या है? नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 ईस्वी में आई थी। और इसके बाद हम लोगों ने जिन्ना का 14 सूत्री जो फॉर्मूला था हम लोगों ने उसे भी देखा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला ठीक है वो नेहरू रिपोर्ट से ही संबंधित था, क्योंकि वहां पर मत नहीं मिले थे, इसलिए जिन्ना ने अपना एक रिपोर्ट दिया, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 14 सूत्री फॉर्मूला के बाद नेहरू रिपोर्ट इसके साथ कोई तारतम्यता नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला और आपका पूर्ण स्वराज, अगर इन तीनों में बात की जाए तो डायरेक्ट आइएगा आप नेहरू रिपोर्ट के बाद पूर्ण स्वराज पर आएगा, क्योंकि वहां पर क्या थे, सांप्रदायिकता के आधार पर जो अलग अलग मत हो चुके थे, है ना, विभिन्न दल भी थे, तो इन सब के मत नहीं मिल पा रहे थे आपके नेहरू रिपोर्ट में। तो जिन्ना ने अलग फार्मूला दिया और नेहरू जी की अलग डिमांड थी किसकी, पूर्ण स्वराज को लेकर के। तो कभी भी अगर बात आए कि किसके बाद कौन सी घटना है, तो नेहरू रिपोर्ट के बाद डायरेक्ट आप किस पे आएंगे, पूर्ण स्वराज पर आएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, नेहरू रिपोर्ट जो कब की घटना है, नेहरू रिपोर्ट है आपकी 1928 ईस्वी की घटना है ना, 1928 ईस्वी, इसका ईस्वी याद रखना है। और पूर्ण स्वराज है आपका 1929 ईस्वी में। अब बात आती है कि 1928 ईस्वी में क्या होता है, गांधी जी की राजनीति में पुनः सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, पुनः सक्रिय का मतलब क्या, ये राजनीति से क्या हट चुके थे? तो ये राजनीति से हट चुके थे। एक्चुअली 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की जो घटना हुई थी, और उस घटना में क्या हुआ था, अहिंसक का जो रूप ले लिया गया था, जिसके कारण गांधी जी क्या हुए, गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। और गिरफ्तार के एक्चुअली इनको क्या हो गई थी, गिरफ्तारी जब इनकी हुई थी तो इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी। लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण इनको क्या कर दिया गया, 1924 में हालांकि जेल से रिहा हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इतिहास की घटनाएं रही उस दरमियान, चूंकि हम लोग उसमें नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि हमारी टॉपिक चल रही है आज की क्लास जो हमारी किस पे, पूर्ण स्वराज पे। तो बस थोड़ा सा मैं एक हिंट दे रही हूँ आप लोगों को कि चूंकि नेहरू जो आपके गांधी जी हैं 1922 ईस्वी से लेकर के लगभग 6 वर्षों तक ये राजनीति से गायब रहे। तो राजनीति से गायब रहने का सबसे पहला कारण क्या रहा, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना, जिसने अहिंसक रूप ले लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद रिहाई भी हुई, लेकिन वो राजनीति से दूर रहे, रचनात्मक कार्यों में अपने आप को संलग्न कर रखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इनका पदार्पण पुनः कब हुआ राजनीति में, कब आए ये, 1928 ईस्वी में, जब नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुई, कोलकाता में हुई थी 1928 ईस्वी में। इसलिए लिखा गया है लगभग 6 वर्षों के अंतराल के पश्चात। तो आई थिंक अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि 1922 के बाद गांधी जी कब, 1922 ईस्वी के बाद ये पुनः जो है 1922 ईस्वी के बाद पुनः ये सक्रिय हुए 1928 ईस्वी में, यानी लगभग 6 वर्षों का अंतराल रहा, गैप रहा। नाउ अब 1928 ईस्वी में यह अधिवेशन कहाँ किया गया था, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया। आपके एग्जाम में ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है पूछ लेता है 1928 ईस्वी का या किसी भी अधिवेशन को लेकर के उसका अध्यक्षता किसने किया था। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया, आखिर इस अधिवेशन की विशेषता क्या रही, तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार तो कर लिया गया। मैंने क्या कहा था कि विभिन्न दल थे और विभिन्न सांप्रदायिकता, सबके मत अलग अलग होने के बावजूद इसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक शब्द लेकिन जुड़ा रहा। जो युवा नेता थे किसके, कांग्रेस के, जैसे आपके कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन लोगों में एक असंतोष था। असंतोष क्यों था, क्योंकि इनकी मांग थी, ये क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज की मांग, यानी उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए था। और हमारा नेहरू रिपोर्ट किस पे बेस्ड था, तो नेहरू रिपोर्ट जो बेस्ड था
वो किस पर था? डोमिनियन स्टेट्स पर बेस्ड था, यानी आप कह सकते हैं इसको औपनिवेशिक राज्य के ऊपर आधारित था। अब हम लोग आते हैं इस पर कि जो असंतोष, इसके पहले वाले स्लाइड में वर्ड देखा तो असंतोष क्यों रहा? डोमिनियन स्टेट्स की मांग या औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग, और इस मांग तो मांग, इसके साथ ये था कि कांग्रेस का लक्ष्य भी ये था केवल कुछ युवा नेता को छोड़ दिया जाए तो। और युवा नेता में ध्यान रखिएगा कौन थे वो दो मुख्य महत्वपूर्ण जिनका बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस और आपके नेहरू जी। तो इन लोगों ने जब देखा कि कांग्रेस का लक्ष्य तो यहाँ पर ये सामने दिख रहा है, तो ये लोग इस चीज से असंतोष व्यक्त किए। फिर होता क्या है, चूंकि गांधी जी यहाँ पर आ चुके हैं, है ना, गांधी जी यहाँ पर आ चुके हैं, 28 के अधिवेशन में उन्होंने भाग भी लिया है। तो महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ही जो दोनों महान नेता हैं उस समय का अगर आप देखें तो इन लोगों ने समझाया किसको, जो कांग्रेस के सदस्य थे या जवाहरलाल नेहरू, बेसिकली जो ज्यादा विरोध तो इन्हीं को था, ये विरोध में थे। तो इन्होंने एक अपने तरफ से सुझाव दिया कि देखो जो हम डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे हैं, यह मांग क्या है, इस मांग को जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि हमें अस्वीकार कर लेना चाहिए। इन्होंने समझाया कि हमारी मांग को जल्दीबाजी, क्योंकि हम लोगों ने किसके सामने रखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा है, और हमें कम से कम कुछ टाइम देना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के आधार पर हमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ टाइम देना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ठीक है, हम जवाहरलाल नेहरू जी की मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो देखो उस पर भी जाना है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने एक औपनिवेशिक राज्य की मांग रखा है, इस पे भी ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में इसको अस्वीकार कर दो। पता चलेगा ना राम मिली ना माया, ना इधर कुछ मिल पाया ना उधर कुछ मिल पाया। तो उन्होंने कहा कि मांग क्या होती है, धीरे धीरे होती है, कि चलो कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है तो धीरे धीरे करो। सपोज जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो अचानक अगर आप बहुत लंबा स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो वो कारगर नहीं हो पाता। अधिकांश समय क्या होगा, आप देखेंगे अपने स्ट्रेटेजी से, अपनी प्लानिंग से पीछे हट जाते हैं। तो उससे बेटर ये है कि थोड़ा थोड़ा बनाओ और उस प्लानिंग पे थोड़ा थोड़ा अपने एक टाइम जो आपने निर्धारित किया है उस पर थोड़ा अमल किया करो, तो शायद एक दिन क्या होगा या एक वीक के बाद क्या होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। तो गांधी जी की यही कहना था, इन्होंने यही समझाया कि जो डोमिनियन स्टेट्स की मांग है इस पर भी इतनी जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करो कि अस्वीकार कर दो कि नहीं हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट्स देने में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत खराब थी, वो कहाँ देना चाह रही थी। अगर ऐसा होता तो स्वतंत्रता तो भारत को बहुत जल्दी मिल जाती, फिर 47 इतने साल क्यों लग गए, है ना। कहाँ ये मांग 1929 की है और जाकर के 47 में हमें क्या मिली है, इंडिपेंडेंस हम लोग हुए हैं, इंडिपेंडेंस हुआ है इंडिया। तो चलिए अब बात आती है कि चलिए इन्होंने ये समझाया, बड़ी मुश्किल के बाद इन्होंने ये भी कहा कि देखो बहुत मुश्किल से, एक तो पार्टी में भी नेहरू रिपोर्ट में भी सहमति नहीं बन पा रही थी, आम सहमति बनी भी है तो थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे, इन्होंने कहा भी, इनका सुझाव था कि देखो इस मांग को कम से कम सरकार के सामने 2 वर्ष का जो उनको एक टाइम दे दो सरकार को 2 वर्ष का। लेकिन ये नहीं माने, युवा नेता जो थे ये लोग नहीं माने, और इन लोगों ने कहा, क्या कहा कि 1 वर्ष, इन लोगों ने कहा कि 1 वर्ष जो है वो बहुत है, ठीक है। 1 वर्ष में अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे, अगर सरकार, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि अगर 1 वर्ष में सरकार नहीं मानेगी तो हमें क्या करना है, हम पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 1 वर्ष का मतलब होता है कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष कांग्रेस की अगर बात की जाए वार्षिक बैठक कब होती है तो दिसंबर महीने में होती है ना, लास्ट दिसंबर यानी 28 से लेकर के 31 के बीच में कांग्रेस की अधिवेशन होती थी कि ठीक नेक्स्ट ईयर अगर इस टाइम तक सरकार नहीं मान रही है तो हम लोग पूर्ण स्वराज का जो हमारा लक्ष्य तो फिक्स्ड है, हम लोग ये शुरुआत कर देंगे। और इसके साथ ही साथ अगर इसकी प्राप्ति में अगर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़े तो हम लोग वो भी स्टार्ट कर देंगे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। ऐसा किसका कथन था, ये कथन था आपकी जवाहरलाल नेहरू जी का। अब होता क्या है इस कथन में, चलिए अब इस कथन में किया गया, यहां तक तो बात आ गई। यहां आने के बाद क्लियर, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगी। अब बात आती है, चूंकि 1 वर्ष पश्चात इन लोगों ने टाइम दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को 1 वर्ष का, लेकिन 1 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार सुनने वाली कहाँ थी, एज यूजुअल नहीं सुनती थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, कहां पर हुआ था ये, लाहौर, रावी नदी के तट पर, ठीक है। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन जो हुआ
जिसे हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वराज को ही लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के नाम से भी यह चर्चित है, 1929 ईस्वी में किया गया, जिसमें जो प्रस्तावित तो किया गया था, नाम था इनकी, किसकी अध्यक्षता को प्रस्तावित किया गया था, क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो महात्मा गांधी के नाम को यहाँ प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो नेहरू जी करेंगे। तो नेहरू जी ने 1929 ईस्वी का जो है अध्यक्षता किया था। आपके पास सवाल ये है यहाँ से कि 1929 ईस्वी में प्रस्तावित निम्नलिखित में से किसके नाम को प्रस्तावित किया गया था, तो गांधी जी के नाम को, और गांधी जी ने स्वयं अपने स्थान पर नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया था। क्लियर। अब यहाँ पर नेहरू जी ने क्या कहा कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है, क्या है, स्वाधीनता। किस प्रकार का, स्वाधीनता का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, इनका यही एक लक्ष्य इन्होंने कहा। इसके अलावा यहाँ जो संकल्प भी लिया गया, उस संकल्प क्या था कि डोमिनियन जो राज्य है, इसकी जो संकल्पना है, इस डोमिनियन राज्य की, इसको समाप्त करो, डोमिनियन राज्य वगैरह कुछ ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा है पूर्ण स्वाधीनता की मांग, इनकी मांग क्या रही, पूर्ण स्वाधीनता की मांग रही। ये नेहरू जी का स्टेटमेंट यहाँ आ गया। इसके बाद अब इसी समय चूंकि अध्यक्ष बन गए, 31 दिसंबर 1929 इन मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर, क्वेश्चन पूछता है आपका, ये क्वेश्चन आता है, लाहौर जो है किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर क्या किया गया, कांग्रेस का झंडा फहराया गया, कांग्रेस का तिरंगा झंडा जो है यह फहराया गया। ओके। और इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गई, स्वतंत्रता की घोषणा की गई, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा यहाँ पर कर दी गई। और यहाँ इसके साथ ही एक सवाल यहाँ पर बनता है कि चूंकि ये कब की घटना है, ये एकदम लास्ट 31 दिसंबर की बात है, और 26 जनवरी यानी 26 दिनों के बाद क्या किया गया, यहाँ पर संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान भी लागू किया गया और हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि आखिर क्या रीजन है जो हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, या हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस जो है यह सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ से जो है आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं ये बनते हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी जगह से राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः क्या है, क्योंकि गांधी जी की वापसी हो गई है, तो पूरा नेतृत्व इस राष्ट्रीय आंदोलन का पुनः किसके हाथ में आ जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में आ जाता है। तब गांधी जी क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है इतना तो है ही, क्योंकि नेहरू जी ने डिमांड कर ही दिया है कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी और 11 सूत्री मांग को भी रखते हैं। उनकी मांग जो रखी जाती है, जिसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, 11 सूत्री मांग रखते हैं, किसके सामने रखते हैं वो, तो उस समय वायसराय थे हमारे इरविन, लॉर्ड इरविन हमारे वायसराय थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटिश पीएम कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड जो हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, वायसराय कौन था और आपका वायसराय कौन रहा है, ये क्वेश्चन आता है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। और इन्होंने जो मांग रखी थी किस पत्र की सहायता से, तो एक ध्यान रखिएगा, गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया, यह भी काफी चर्चित है, गांधी जी का क्या है, यंग इंडिया। इन्होंने इस पत्र के माध्यम से किसको, वायसराय इरविन को भी पत्र लिखा, और इन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड दोनों के सामने अपनी 11 मांगों को रखा कि हमारी ये मांग है, अगर आप इसको स्वीकार नहीं करोगे तो आगे जो करना है आप समझ ही रहो कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। तो अब आते हैं उनकी क्या क्या वो 11 मांग थी, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे तो क्या बोला गया था कि सेना के व्यय में कितने परसेंट की, तो 50% की कटौती की जाए, फर्स्ट। सेकंड क्या था कि सिविल सेवा में वेतन जो है इसकी भी 50% कटौती होनी चाहिए। पूर्ण शराबबंदी, पूरी तरीके से शराबबंदी, अभी बिहार में है ना शराबबंदी, चले तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। इसके अलावा जो आपराधिक गुप्तचर विभाग हैं उसमें भी सुधार किया जाए, आपराधिक गुप्तचर विभाग में। और एक मांग क्या थी इनकी, मांग तो वैसे 11 थे, लेकिन और एक मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ये जो मांग थी ये एक आम मुद्दों से सहमत, मतलब एक ऐसी मांग थी जो कि एक हम कह सकते हैं कि बहुत विशिष्ट मांग नहीं रही, एक आम जन से प्रभावित थी, आम रुचि की ये मुद्दे थे। सॉरी यानी गांधी जी की जो मांग रही
उन्होंने किसान को फोकस्ड करके, इसके अलावा विशिष्ट जो बुजुर्ग वर्ग है उनको फोकस्ड किया और आम लोग, आम जन के लिए भी उन्होंने मांग रखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आम जन से संबंधित, उनकी रुचि से संबंधित मांग थी। सेना में कटौती हो गया या सिविल जो आपके जो सर्विस है उसमें कटौती की बात की गई है, या आपका बोला गया कि जो गुप्तचर विभाग है वहाँ पे उस पर सुधार करो। तो इस प्रकार की जो मांगों को रखा गया और लास्ट में बोला गया कि हथियार कानून में सुधार करने का मतलब ये है कि हथियार कानून जो है केवल किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर आम जन को कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो जो बंदूक वगैरह जो रखने की जो एक नीति है कि केवल कौन रख सकता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आसानी से रख सकता है, लेकिन ये भारतीयों के लिए वैसे एक बहुत कड़े नियम बने थे। तो बोला गया कि जो बंदूक वगैरह जो लाइसेंस वगैरह की रखने की स्वीकृति है उसको आसान किया जाए ताकि इस पर आम जन का भी नियंत्रण हो सके। तो ये मांग किससे संबंधित रही, आम रुचि के मुद्दों से। इसके अलावा जो कुछ मांगे थी, जैसे आपकी करीब 3 मांगे हो गई जो विशिष्ट बुजुर्ग वर्ग से संबंधित थी। उनमें है रुपये और स्टर्लिंग, यानी भारत का तो रुपये था और अगर बात की जाए यूरोप की तो वहाँ क्या चलता है, स्टर्लिंग। तो इनकी जो विनिमय, यानी जो इनका जो विनिमय दर है उसको घटाया जाए, यानी 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए। कपड़ा उद्योग का संरक्षण करना जरूरी है। तटीय नौवहन यानी भारतीयों के लिए आरक्षित की जाए, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो ये 2 आप देख रहे हैं ये किसानों से संबंधित रहा, जिसमें भू राजस्व में बोला कि 50% की कटौती होनी चाहिए भू राजस्व में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नमक कर, नमक कर एवं नमक पर जो सरकार का एकाधिकार है उसको समाप्त करना चाहिए। तो ये उपरोक्त मांगे जो हैं गांधी जी के द्वारा मांगी गई, लेकिन सरकार एज यूजुअल सरकार ने क्या किया, इस मांग पर सरकार ने क्या किया, इसने कोई भी पॉजिटिव इसकी जो रुख होता है बोल सकते हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा इन मांगों पर, और ध्यान नहीं होने के कारण 14 फरवरी 1930 ईस्वी 14 फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती जो कांग्रेस की यहाँ पर बैठक की गई, यहाँ पर साबरमती आश्रम में क्या हुई, कांग्रेस की बैठक हुई। और इस बैठक में इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि अब हमें क्या करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करना है। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम जिसकी स्थापना कब हुई है, 1916 ईस्वी में। ये आपके प्रीलिम्स में पूछता है, साबरमती की स्थापना कब की गई है, 1916 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रही टोटल स्टोरी आपकी किससे संबंधित हो गई, ये स्टोरी आपकी संबंधित हो गई पूर्ण स्वराज से। अगर आप, मैं जहां से आपके टॉपिक को ले रही हूँ, क्लासेस करवा रही हूँ, अगर आप उसको थोड़ी तारतम्यता बैठाते हुए पूरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। और हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़े, बिल्कुल एक कहानी है, बीता हुआ कल है जिसे आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा इतिहास को जोड़ के पढ़ने की, कि बीते हुए कल में क्या कहानी रही है, उसको किस प्रकार से आप एक क्रम में पढ़ सकते हैं। क्रम में पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और इस तरह से पढ़ें कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप उसको ऐसा समझाएं कि उन्हें फिर लगे कि हाँ किसी ने बताया है, और आपको आपका इतिहास बना दे वो अन्य लोगों के सामने। इतिहास बना दे कहने का मतलब ये है कि आपका इस प्रकार से एक उदाहरण जाए कि किसी ने बताया है, तो आगे भी आपके नाम को किसी ने बताया है, एक जगह नहीं 4 जगह चर्चित हो जाए, वही इतिहास हो जाएगा। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो फिर आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री से फिर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग, रात में 8 बजे आप लोग की जीके जीएस की लाइव क्लास जो है वो एज यूजुअल जैसे चल रही है वो चलेगी। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।